नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। पाकिस्तान में उठापटक मची हुई है। लगातार जिस तरह से इमरान खान सामने आकर कह रहे थे कि वो अंतिम गेंद तक लड़ेंगे, तो देखिए अब उन्होंने जिस तरीके से जो दाव आज चला, क्योंकि इंतजार आज का ही हो रहा था कि आखिर इमरान ऐसा कौन सा दाव चलने वाले हैं जो वो बार बार कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। आज जो कुछ हुआ उसे लेकर भी लगातार आप ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। हमारे साथ ही सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। दरअसल पाकिस्तानी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर अब सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय एबीपी न्यूज पर हम आपको ये बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियां अब कोर्ट का रुख कर रही हैं, जो ये दावा कर रही थी कि अब पाकिस्तान में इमरान की कुर्सी नहीं बचने जा रही। देखिए 2 अप्रैल को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 69 के तहत सदन की कार्रवाई पर अदालत में सवाल नहीं उठा सकते। ये 2 अप्रैल को एक कार्रवाई पर यह महत्वपूर्ण जिक्र किया था कोर्ट ने कि जो संसद की कार्रवाई है उस पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। मतलब यह हुआ कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ सकता है। आज हम आपको वो आदेश भी दिखा रहे हैं जो 2 अप्रैल को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। यह विदेशी साजिश मामले को लेकर इमरान खान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब जिस तरह से कोर्ट ने पहले ही अपने एक आदेश में कह दिया था कि जो सदन की कार्रवाई है उस पर कोर्ट सवाल नहीं उठा सकती, तो आज जो विपक्षी पार्टियां हैं पाकिस्तान की, वो एकजुट होकर कोर्ट का सहारा लेने की कोशिश कर रही हैं। कोर्ट के दर पर इस वक्त मौजूद हैं, तो क्या वहां से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ सकता है? जो आदेश इस वक्त आप देख रहे हैं वो 2 अप्रैल का है, जो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये विदेशी साजिश मामले को लेकर इमरान खान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए, एक एक करके मैं परिचय आपसे करा देती हूं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से वरिष्ठ पत्रकार मोना आलम हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ पीएमएल-एन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी हैं, जबकि नोएडा स्टूडियो में भी यहां मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी प्रणय उपाध्याय और आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ 2 मेहमान भी यहां पर हैं, पूर्व राजनयिक एसडी मुनी और डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन शुरुआत मोना आलम मैं आपसे करना चाहूंगी और इसी बड़ी खबर से जुड़ी हुई, क्योंकि आज विपक्षी पार्टियां पाकिस्तान में एकजुट होकर अब सुप्रीम कोर्ट के दर पर खड़ी हैं कि वहां से राहत मिले। लेकिन 2 अप्रैल का वो आदेश जिसमें कोर्ट ये कहती नजर आ रही है कि देखिए जो संसद की कार्रवाई है हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते, तो यानी कि विपक्ष को तो यहां से भी कोई राहत नहीं मिलेगी। थैंक यू जी। ये बात सही है कि जो गवर्नमेंट है, या अगर मैं बोलूं कि फॉर्मर गवर्नमेंट हुई, असेंबलीज अब डिसॉल्व हो गई हैं, अभी तो एज ऑफ नाउ दे स्टैंड डिसॉल्व। तो उन्होंने एक हाई कोर्ट का फैसला कोर्ट किया है, जो कि आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक ये फैसला चला रहे हैं। ये एक प्रेसिडेंस है, और आपको पता है कि लीगल लैंग्वेज में अगर हमारे पैनल में कोई हमारे साथी लीगल एक्सपर्ट हैं तो वो शायद इस पे बेहतर बता पाए कि कोर्ट्स और जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो पिछले फैसलों पे उनको प्रेसिडेंस मानकर चलते हैं। तो इसलिए ये प्रेसिडेंस मौजूद है जो कि हाई कोर्ट का है, और वो इसलिए था कि जो स्पीकर का फैसला था उसको चैलेंज किया गया था, और फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट ने ये कहकर मना कर दिया था कि स्पीकर एक तरह का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है इस तरह की किसी भी वोटिंग में, और उसका जो राइट है वो एक्सक्लूसिव प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाला होता है। तो अगर वाकई लेकिन ये बात है कि ये हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो फैसला है ये एपेक्स कोर्ट में, आई मीन ये जो सारे लोग गए हुए ये एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए हुए, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इससे बाहर भी फैसला दे दे। मैं इस पे ये फाइनल वर्ड नहीं कह रही कि दिस विल बी राइटिंग ऑन द वॉल, लेकिन ये कि प्रेसिडेंस अगर मानकर चलेंगे तो ये मौजूद है। ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शंस कराएं, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए वो लोग ऑपोजिशन को लिख के भी दे रहे हैं कि आप अपने नाम रिकमेंड करें। दूसरी तरफ ऑपोजिशन किसी हाल में ये मानने को तैयार नहीं है। और जो फॉरेन कंस्पिरेसी की बात की गई है, फॉरेन कंस्पिरेसी वो कहते हैं वो जो लेटर है या वो जो मेमो है वो कहते हैं वो तो ठीक है, वो ऐसा लेटर कम्युनिकेट हुआ था, लेकिन इसका क्या सबूत है कि उस लेटर या उसकी बुनियाद पर कोई फॉरेन किसी मुल्क से पैसे आए हैं जो कि इन ऑपोजिशन मेंबर्स को दिए गए हों। तो इस बात को किस तरह से वैलिडेट कर रहे हैं, इस बात को कैसे सब्सटैंशिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट के जो लोग हैं, और कैसे ये एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि इसी एलिगेशन की बुनियाद पर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के पूरे वोट को, इस पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस।
हमारी सबकी जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको अपने सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन के तहत सुन रहा है। वैसे तो आपको पता है कि इसके सिलसिले में सिचुएशन कह रही है, लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान के लिए किस तरह से इस वक्त अस्थिरता का माहौल बन गया है कि वहां पर कुछ भी हो रहा है। इमरान खान अपनी तरफ से तो इसे एक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, क्योंकि वो कल ही कह रहे थे कि मैं कप्तान हूं, मेरे पास कई प्लान है, और प्लान के तौर पर आज उन्होंने यहां पर जिस तरह से सबके सामने एक तो संसद भी भंग करवाई, राष्ट्रपति के सामने वो प्रस्ताव भी लेकर गए, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसी तरीके से आखिर होगा क्या, क्योंकि कोर्ट में आज क्या होगा इस पर निगाहें सभी की बनी हुई है। एबीपी न्यूज भी लगातार इस पर अपडेट आप तक पहुंचाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो से भी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर मौजूद हमारे संवाददाता हमजा अमीर जो कि बता रहे हैं कि पल पल की अपडेट वहां से फिलहाल उनको क्या मिल रही है, उनकी एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और उनके पास एक सरप्राइज़ मौजूद है, और इस सरप्राइज़ को लेके आज वाकई ही जो उन्होंने किया वो किसी सरप्राइज़ से कम नहीं था, क्योंकि आज जहां ऑपोजिशन सेलिब्रेट करती हुई आई थी, नंबर्स लेके आई थी, अपनी ताकत दिखाया, उन्होंने ला के बंदे भी बिठा दिए, 174 बंदा उनका मौजूद था, लेकिन इमरान खान असम्बली में नहीं आए। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि एक ऑलरेडी प्लान स्ट्रैटेजी तैयार थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो उन्होंने आज शो की। ये उनका ट्रम्प कार्ड था जो प्राइम मिनिस्टर की हाउस की ताकत को दिखाया, और वो ये था कि एक तरफ जहां डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग शुरू करने से पहले फवाद चौधरी लॉ मिनिस्टर को खड़ा किया, और उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 5 का इन्वोक होता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है और उसको रोकना की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसी वजह से लॉयल्टी टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन वो अप्लाई करना चाहिए और इस रूलिंग को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। एग्जैक्टली उसके बाद डिप्टी स्पीकर अपनी जेब से खत निकालते हैं जो स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर का लिखा होता है, और वो पूरी उसकी वहाँ की कहानी सुना देते हैं कि ये बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर्स में वो है मसला है और इसको हमला किया जा रहा है, इसी वजह से इसको खारिज कर दिया जाता है। वो ये कह के निकल गए। ये सब हुआ मेरे पीछे मौजूद इस नेशनल असम्बली में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्डेड खिताब जो उससे पहले पीटीवी की हमने टीम आपको बताया था वहाँ पहुँच गई थी, वो वहाँ मौजूद थी, और उन्होंने जाके कहा, उन्होंने उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग जो चली, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुबारक हो, उन्होंने चोरों की शक्लें सबको दिखा दी और उनको आखिरी बॉल पे हरा भी दिया। और अब उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि असम्बली रिजॉल्व करें, पाकिस्तान की किस्मत का फैसला यहाँ की अवाम करेगी, बाहर की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करेगी। कुछ ही देर के बाद प्रेसिडेंट का भी ये फैसला आ गया कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें। तो इस वक्त जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन नेशनल असम्बली में अभी भी सेशन जारी है। तो देखिए, बड़ा ही दिलचस्प ये सियासी ड्रामा जो दिन भर से लगातार जारी है, और उस पर ये आपने हमारे संवाददाता हमजा अमीर की रिपोर्ट देखी। अब एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं आगे बढ़ते हुए। बड़ी खबर है, पीएमएल-एन के नेता मरियम नवाज ने इमरान खान पर बड़ा हमला बोला है। शुरू से हमलावर है मरियम नवाज, और एक बार फिर से उन्होंने अपने हमलावर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सत्ता के नशे में धुत इमरान खान ने आज आत्महत्या कर ली है। इमरान का ड्रामा और कहानी दोनों अब खत्म हो गई है। तो मरियम नवाज जो कि पीएमएल-एन की नेता हैं, उन्होंने नवाज ने ये कहा कि नशे में धुत हैं, इस वक्त सत्ता के नशे में धुत है इमरान खान, और उन्होंने आज जो कदम उठाया है, जो फैसला लिया है, उससे उन्होंने आत्महत्या कर ली है। इमरान का ड्रामा और कहानी दोनों अब खत्म हो गई है। तो मरियम नवाज की तरफ से एक और हमला इमरान खान पर, जिस तरह से इमरान खान ने अपना ये आखिरी प्लान, जिसे आप फिक्सिंग का सिक्सर कहिए या फिर ये किस तरह का फैसला है और पाकिस्तान को ये किस तरफ लेकर जाएगा, ये देखना होगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं, थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट हो चुका है, इमरान के खिलाफ होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, और थोड़ी ही देर में सुनवाई तो होगी, साथ ही संभव है कि फैसला भी आज आ जाए। अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने के संसद के फैसले के खिलाफ जो अर्जी दाखिल की गई है, उस पर सुनवाई होनी है, और वहां की सुप्रीम कोर्ट आज ही इस पर फैसला भी दे सकती है, क्योंकि बेहद सेंसिटिव ये मामला है जो कि अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है, क्या फैसला सुनाता है, ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस पर इंतजार थोड़ी देर का और करना होगा, क्योंकि सुनवाई शुरू होगी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में। सीधे इस पर बात करने के लिए हमजा अमीर का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता, क्योंकि वहीं से जुड़े हुए हैं। हमजा, थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होनी है? जी, सुनने में ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन फाइल हो गई है, और अभी कुछ देर के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल बेंच
चीफ जस्टिस की सदारत में इस केस की जो है सुनवाई करेगा, हेयरिंग शुरू करेगा। और ये जहन में रखिए कि ये हेयरिंग जो है ये पिटीशन डली है जो कि प्रेसिडेंट के एक्शंस को लेके असेस किया जाएगा कि उन्होंने असेंबली किस लॉ के अगेंस्ट डिसॉल्व की है और उनको क्या रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भेजी गई, उसको लेके जो है इसके यहाँ पे आज बहस की जाएगी। और उसी के ऊपर ही जो है वो ऑपोजिशन उम्मीद कर रही है कि उनके हक में आज ही फैसला आ जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है और इसके ऊपर और कोई उनकी रूलिंग नहीं आ सकती है। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट कहती है कि नेशनल असेंबली में जो भी प्रोसीडिंग होती है उसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि यही इस किस्म की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर दी थी, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गवर्नमेंट की पिटीशन के ऊपर दी थी, जब उन्होंने इसी इंटरनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर इन्वेस्टिगेट करने को कहा था। तो इसीलिए जो है अब इंटरेस्टिंग हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे अब इस चीज को देखता है, किस तरह से फैसला करता है, और इसका जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो मेरे पीछे जिसकी बिल्डिंग है, इसी का इम्पैक्ट डायरेक्टली नेशनल असेंबली के ऊपर आएगा। क्योंकि अगर वोटिंग दोबारा होती है तो इमरान खान दोबारा खतरे में आएंगे, अगर वोटिंग दोबारा नहीं होती है तो इमरान खान ने जैसे जश्न का ऐलान किया हुआ है वैसे वो जश्न का ऐलान करेंगे और अगले इलेक्शन की तैयारी। आप जिस तरह से हमजा यहाँ पर बता रहे हैं कि आज कुछ भी हो सकता है, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी ये तो बहुत महत्वपूर्ण देखना भी होगा। प्रणय, इस तरह के मामलों में मतलब ऐसा कोई पहले भी या फिर इससे जुड़ा हुआ, इसके आसपास कोई ऐसा केस पाकिस्तान में रहा हो, क्या होता है ऐसे मामलों में? देखिए, पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी हर बार एक नई नज़ीर बनाती है। विचित्र किस्म के ड्रामे पाकिस्तान की राजनीति में होते रहे हैं। लेकिन शिरीन, ये सवाल जो है हम हमजा से ही जानने की कोशिश करेंगे कि हमसे ज़रा ये बताइए कि अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस समय गवर्नमेंट है या नहीं है, यही तस्वीर फिलहाल स्पष्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में क्या डायरेक्टिव कितनी जल्दी आ सकता है और क्या ये असेंबली जो कि डिसॉल्व कर दी गई है, क्या वो रिस्टोर हो सकती है? क्योंकि इसमें तो प्रेसिडेंट का फैसला आ चुका है, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर चुके हैं। देखिए, यही चीज सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि इस वक्त जो है वो क्या पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट है, क्योंकि असूलन अगर देखिए तो अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो गई तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अब हमें इमरान खान को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए या एक्स प्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए, लेकिन ये चीज सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। और सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बताऊं, इससे पहले कुछ दिनों पहले ही उनकी एक केस के ऊपर रूलिंग आई है, और एक रूलिंग वो इसी चीज के ऊपर थी कि गवर्नमेंट ने एक पिटीशन डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंटरनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करवाया जा रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जब तक वो इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो वो नो वोटिंग को जो है, ये नो कॉन्फिडेंस वोटिंग को जो है रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 3-4 अपने जो है वो रीजन दिए हैं, जिसमें आखिरी रीजन उन्होंने ये दिया है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको लेके कोर्ट में आप नहीं ला सकते, ये फोरम नहीं है उसको चैलेंज करने का। और ये अगर इस तरह की रूलिंग एक आ चुकी है तो इसको प्रेसिडेंट बना के हो सकता है कि ऑपोजिशन को आज की जो पिटीशन है उसको भी लेके जो है उनको शायद अफसोस हो, क्योंकि अगेन जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो नेशनल हमारे पार्लियामेंट के अंदर हुई हैं, और पार्लियामेंट के अंदर अगर कुछ हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट अगर एज पर लॉ चैलेंज नहीं कर सकता तो फिर जाहिर सी बात है इसके ऊपर तो फिर रूलिंग बड़ी क्लियर आ जाएगी। लेकिन ऑपोजिशन कहती है कि स्पीकर के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, अगर वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है तो उसके ऊपर जो है वो रिजर्वेशन रेज की जाती है थ्रू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। हमजा आप कह रहे हैं कि अब वो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं, तो अभी क्योंकि देखिए वहां का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बहुत अलग है, वहां जो नियम है, कायदे कानून है वो अलग है, तो अभी फिर कौन चलाएगा पाकिस्तान को अगर वो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए? तो देखिए, अभी तो कहा यह जा रहा है कि आर्टिकल 95 के हिसाब से अगर इवन असेंबलियां डिसॉल्व भी हो जाती हैं तो भी जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वही इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहता है कम से कम 15 दिन के लिए, क्योंकि यही टाइम है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें इनको केयरटेकर सेटअप और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वगैरह सबकी जो है सिलेक्शन करनी है, जो जिसका मैंडेट होगा 3 महीने का। तो एक तरफ आप ये कहिए कि इमरान खान जो है वो शायद इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो वैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं है जैसे प्राइम मिनिस्टर वो एक पार्लियामेंट के थे, क्योंकि पार्लियामेंट तो क्या उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहा जा सकता है हमजा पाकिस्तान का?
आप उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी अब जो है प्राइम मिनिस्टरशिप टोटल 15 दिन की गिनती के ऊपर चल रही है, जिसके अंदर उन्होंने केयर टेकर सेटअप लेके आना है। वो भी उनकी प्राइम मिनिस्टर जैसी उस तरह की एक्सटेंडेड पावर्स नहीं है, वो सिर्फ एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की तरह है, वो उसको डील करते हैं। अच्छा हमजा, एक चीज और यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, आप कह रहे हैं कि 15 दिन के लिए, तो 15 दिन के बाद क्या होना है? क्योंकि चुनाव तो 3 महीने 90 दिन यानी कि 3 महीने बाद होंगे, तो फिर इन 15 दिनों के बाद क्या होगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर एक गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद जो इंटरिम सेटअप है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है या कोई उनके मर्जी का फेडरल मिनिस्टर जो एक प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी करेगा, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने 15 दिन के अंदर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ की जो नीचे की कैबिनेट है वो उसने लेनी है, सेलेक्ट करवानी है, इंश्योर करनी है। और 15 दिन के अंदर ही जो है जैसी वो हो जाती है तो वो चार्ज लेंगे 3 महीने का। उनका मैंडेट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कि उन्होंने 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस करवाने हैं। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो इस तरह से होगा कि पहले 15 दिन, उसके बाद 3 महीने और उसके बाद जनरल इलेक्शंस। 15 दिन तक इमरान खान इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी 3 महीने की, और उसके बाद जनरल इलेक्शन। हमजा, आशीष, हमजा मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि 10 मिनट में ये सारे सवाल जो हम लोगों के जहन में आ रहे हैं, 10 मिनट बाद जब कोर्ट में हियरिंग होगी, इन सभी सवालों का मुझे लगता है बड़ा क्लैरिटी से जवाब मिल जाएगा कि गवर्नमेंट किसकी रहेगी, कौन इंटरिम, कौन केयर टेकर। सुप्रीम कोर्ट सभी चीज़ों को तय कर देगी, क्योंकि अदरवाइज तो पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा ना आपके देश में, फिर तो ये सबके लिए प्रेसिडेंट हो जाएगा। देखिए, 10 मिनट के बाद वाकई शायद पता चल जाए, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट इतने आराम से ओवररूल नहीं कर पाएगी। और खास तौर के ऊपर जो असल मसला शुरू हुआ वो तो हुआ नेशनल असेंबली के अंदर। लेकिन ये तो प्राइम ऑफिसर ये सुओ मोटो है ना, जैसा आपने जानकारी दी कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस अगर खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया है तो उन्हें ये बात तो पहले से पता है ना कि उनको प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे डिसीजन देना है, तो दैट मीन्स इट इज ओपन टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एज आई अंडरस्टैंड। Sir, it is open to interpretation, yes, but it has to be seen what recommendations were given and reasons were given by the Prime Minister to the President to actually dissolve the assemblies. That is where it is going to be questioned. क्योंकि कहीं ना कहीं से घूम के ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस रिक्वेस्ट के ऊपर आएगी जो उन्होंने रिकमेंडेशन आगे भेजी डिसॉल्व करने की। अगर उसमें भी उन्होंने यही इंटरनल कॉन्स्पिरेसी की बात की है और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात की है, तो वो बात वापस घूम के आ जाएगी इस वोटिंग के ऊपर, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो स्टेटमेंट आई थी उसके ऊपर भी कहीं भी नो कॉन्फिडेंस वोटिंग को लेके या नवाज शरीफ को लेके या अपोजिशन पार्टीज को लेके कहीं पर ये मेंशन नहीं किया हुआ था कि उनकी वजह से जो है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से वो नो कॉन्फिडेंस वोटिंग लाई जा रही है। हमजा, क्या प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से दो चीजें क्लैरिफाई की गई हैं? क्या ये कहा गया है कि आर्टिकल 94 के तहत इमरान खान केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे? और दूसरी बात कि क्यों जो आधार दिया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली को लेकर, क्या उस बारे में प्रेसिडेंट हाउस ने कुछ ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट जारी किया है? अभी तक ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल जो उन्होंने फॉलो किया है उसके हिसाब से जो है प्रेसिडेंट के पास ये राइट है डिसॉल्व करने का, लेकिन उसकी फर्दर उनकी कोई रीजनिंग नहीं आई है। इट विल बी इम्पोर्टेंट टू सी कि अब आगे जो इमरान खान ने उनको रिकमेंडेशन दी वो थी क्या, उस लेटर में था क्या रिकमेंडेड। क्या अगर ये था कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जा रही है उनके खिलाफ, तो अगर ये रीजन था और इसकी वजह से डिसॉल्व कर दी जाए और इलेक्शन में जाया जाए, तो जाहिर सी बात है ये फिर एक डिबेट ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का के हिसाब से जो है ये गलत हो जाएगा। इसको कहीं पे भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी ने इसको इंडोर्स कर दिया है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि कॉन्स्पिरेसी चल क्या रही थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, ठीक है हमजा, रहिएगा। एसडी मुनीस सर भी हमारे साथ हैं। एसडी मुनीस सर, क्योंकि आप तो बहुत बेहतरीन तरीके से विश्लेषण भी इसका कर पाएंगे, 5 साल के लिए चुनकर आए थे, लेकिन अब तो 15 दिन के महज रह गए इमरान खान, क्या होगा अब आगे? 5 साल के लिए तो वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं टिका रहा, तो ये इमरान खान उसका एक्सेप्शन कैसे बन सकते हैं जो पुराना इतिहास है। और इसमें यहाँ पर ये जो हमजा जो बता रहे हैं उसमें सबसे बड़ी अटकल ये है कि क्या राष्ट्रपति ने, क्या प्रेसिडेंट ने ये एसेस किया कि प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट डिसॉल्विंग ऑफ असेंबलीज इज़ लेजिटिमेट, क्योंकि जो ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है
कि वो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कहे उसको राष्ट्रपति को मानना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू जस्टिफाई, टू एक्सेप्ट, टू एक्सप्लेन दैट व्हाई डिड ही एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु अदरवाइज इन सच ए बिग कंट्रोवर्सी। तो पता नहीं कोर्ट इसमें क्या फैसला लेगा, और उसका जवाब राष्ट्रपति के ऑफिस से, इसीलिए ये सवाल सही पूछा गया कि राष्ट्रपति ने जो अपनी विज्ञप्ति जो भी जारी की है उसमें क्या साफ बताया है कि क्या वजह है कि उन्होंने उसकी बात को माना। बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं जो सबके जहन में उठ रहे होंगे। संजय सोई भी हमारे साथ बने हुए। सर, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि अब सवाल ये उठ गया है कि 15 दिन का तो अब पाकिस्तान में जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि 15 दिन के लिए तो प्रधानमंत्री के तौर पर रहेंगे। बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं, और देखिए राष्ट्र के नाम संबोधन कल किया था इमरान खान ने और कहा था कि मेरे पास कई प्लान है, लेकिन अभी उन्होंने एक बार फिर से एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने विपक्ष को सरप्राइज कर दिया है। तो इमरान खान एक बार फिर से उनका ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष को मैंने सरप्राइज कर दिया। कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं को भी इससे अपील की थी कि वो सड़कों पर उतरें। उन्होंने कहा था कि मैं अंतिम गेंद तक लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने कई विदेशी ताकतों का फिर से जिक्र किया था, और अब दूसरी बार जब वो सामने आए हैं तो कह रहे हैं कि विपक्ष को मैंने सरप्राइज कर दिया। क्या कुछ और अहम बातें कही, सुन लेते हैं। तो सुना आपने, इमरान खान का ये पहला बयान है, राष्ट्र के नाम जो उन्होंने संबोधन दिया था उसके बाद वो पहला बयान जिसमें वो एक तरीके से आप इसे कटाक्ष भी कह सकते हैं कि वो विपक्ष को ये कह रहे हैं कि देखिए मैंने सरप्राइज कर दिया है, विपक्ष को मैंने सरप्राइज कर दिया। बार बार एक बात का जो जिक्र इमरान कर रहे हैं वो ये कि विदेशी ताकतों का इस्तेमाल मेरी सरकार को गिराने में किया जा रहा था और उन्हीं ताकतों का मैं सामना कर रहा हूं। तो सभी खास मेहमान बने हुए हमारे साथ। मोना, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। एक बार फिर इमरान खान को आपने भी सुना होगा, कह रहे हैं कि मैंने तो विपक्ष को सरप्राइज कर दिया है और विपक्ष को एक तरीके से खाली हाथ तो कर ही दिया, क्योंकि वो तो यही सोचकर बैठा था कि अब तो हमारी सरकार पाकिस्तान में। हाँ, जहाँ तक सरप्राइज का ताल्लुक है, इतना तो हमें बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए कि इमरान खान, आपको पता है कि वो प्राइमरीली तो क्रिकेटर है और एक अच्छे क्रिकेटर हैं, तो इसलिए उन्होंने जो ये एक माइंड गेम खेला है, आपको पता है सियासत भी ज्यादा माइंड और नर्व्स का भी गेम होता है, तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं। ये क्रिकेट में भी इस्तेमाल होती है, ये वाली बहुत एक पॉपुलर टैक्टिक है, और ये सियासत में भी इस्तेमाल होती है। तो इस एनालॉजी ने मुझे लगता है इमरान खान को फेवर किया है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की कोई चीज वो करेंगे, और जो बल्कि 27 की उनकी रैली थी उसमें भी उन्होंने कहा था वो सरप्राइज देंगे, उस दिन कोई सरप्राइज नहीं आया। मतलब एक उन्होंने, आई डोंट नो इसको हम क्रिकेट टर्म्स में गूगली कहेंगे या क्या, कि उस दिन कोई सरप्राइज नहीं था। सिर्फ उन्होंने एक लेटर फ्लैश किया, जिसको ऑपोजिशन के अक्सर लोग कहते थे कि वो एक ब्लैंक पेपर था और इसको फ्लैश करने से क्या सरप्राइज हुआ, और हम सभी इसी ओपिनियन के थे। लेकिन उसकी बुनियाद पर उन्होंने आज पूरी की पूरी रूलिंग को, पूरे के पूरे सेशन को खारिज कर दिया, और ये एक सरप्राइज जरूर है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमें इसलिए लगता है क्योंकि अब ये जो स्पीकर है वो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि ये जो फॉरेन हैंड है, अभी जैसे आपने सुनाया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि मुलाकात करते हुए यूएस एम्बेसी के लोग और डिप्लोमैट्स नजर आए हैं इनके अपने पार्टी के डिसिडेंट मेंबर्स से। तो बहुत सारे सवाल हैं कि अगर वो मुलाकात कर रहे थे तो उनको क्या ऐसा इंसेंटिव था जो दिया गया था। फिर हमने रूलिंग पार्टी की तरफ से ये भी सुना था कि उनको पता है कि पैसे कैसे आए गए हैं, उनको पता है कि कराची से किस लॉज में पैसे आए हैं और वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं। उस पैसे की ट्रांजैक्शन, क्योंकि सारे जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी तहकीकाती इदारे हैं, वो सारे गवर्नमेंट के पास है। आईटी है, FIA है, एंटी करप्शन है, लैब है, तो ये सारी एजेंसीज गवर्नमेंट के पास थी। तो क्या वो एस्टेब्लिश कर पाएंगे कुछ पैसों का लेन देन हुआ? क्योंकि क्या ये यही तो बात है ना, लोग हैं कहते हैं कि ये रेगुलर मीटिंग्स थी, इनका कोई इस तरह से नो कॉन्फिडेंस वोट, और वो आके हमें ये थोड़ी कहते थे कि आपने नो कॉन्फिडेंस वोट में आपने वोट करना है इमरान खान के अगेंस्ट। तो ये दो बातें हैं। अब क्या ये स्पीकर अपने इस रूलिंग को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। बट एज फार एज द सरप्राइज इज कंसर्न्ड, आई मस्ट एक्नॉलेज आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड सो इज एवरीवन इन माय कंट्री। मोना, अभी एक पाकिस्तानी साथी सहाफ़ी से मैं बात कर रहा था, उसने, आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल सरप्राइज, वो बड़ा मज़े लेकर के कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्लेजिंग है जो क्रिकेटिंग टर्म में। इमरान खान क्रिकेटर है, आप कह रहे सरप्राइज, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ किया कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्लेजिंग है, जैसे कि गेम में
आप जानती हैं हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाया करते थे। तो इस तरह से एक तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का अब्यूज किया है, ऐसे जर्नलिस्ट वहां के आरोप लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? हाँ, यहाँ जहां तक बात है, आई थिंक उनकी लीगल टीम अब उसको बेहतर बताएंगे, क्योंकि लीगली स्पीकिंग मेरी भी इनके सिटिंग बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। सिटिंग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सेनेट अभी तक डिसॉल्व नहीं हुई है, तो वहां पर इनके कुछ लॉ मेकर्स हैं, बड़े रेप्यूटेड लॉयर्स हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग डिफेंड नहीं करना चाहते गवर्नमेंट को इस मूव पे। तो वो तो उनकी लीगल टीम, अगर मैं लीगली देखूं तो ये बिल्कुल स्लेजिंग हुई, लेकिन अगर मैं पॉलिटिकली देखूं तो ये सरप्राइज है। ये तो बड़ी बात बता रही हैं आप कि उनकी लीगल टीम खुद ही उनको डिफेंड नहीं करना चाहती। जी, उनके आई थिंक डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने इस बात को लेकर रिजाइन किया है कि वो नहीं करना चाहते डिफेंड। और मेरी अभी भी एक जाती तौर पर एक बात हुई है उनके एक सिटिंग पार्लियामेंटेरियन से, उनका भी ये ख्याल था। तो वही मैं आपसे जो बात कर रही हूँ वो ये है कि इसको आपने पॉलिटिकली अलग लेंस से देखना है और लीगली अलग लेंस से देखना है। अगर हम लीगल तौर पर देखें तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे लेक्यूनास हैं, जिसका मैं भी आपसे जिक्र कर रही हूँ। लेकिन पॉलिटिकली जो सरप्राइज वाला एलिमेंट है ना, वो बहुत इंटैक्ट है, क्योंकि कोई शक नहीं कि आप बिल्कुल इट वाज अ जॉ ड्रॉपिंग सरप्राइज। लेकिन वो बार इसी का जिक्र कर रहे हैं मोना। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। हमजा, आपके पास फिर से आऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बार बार इमरान खान ये साबित करना चाहते हैं कि देखिए वो सरेंडर नहीं किया, उन्होंने शहादत दी है, और शायद वो इसी लाइन को लेकर इलेक्शन में उतरने की भी तैयारी कर रहे हो। देखिए, अगर ये शहादत है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर करके शहादत, कॉन्स्टिट्यूशन की शहादत जरूर हुई है, इसके अंदर लॉ, रूल ऑफ लॉ की शहादत जरूर हुई है। उन्होंने अपने ही अटॉर्नी जनरल जो उनको डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे आर्टिकल 63 की रिप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन के लिए, तो वो वहाँ वादा करके आए थे चीफ जस्टिस से कि हम इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग हम करवाएंगे। एज पर लॉ तो उनको 7 दिन के अंदर अंदर करवा देनी चाहिए थी। और साथ ही जो है आपने पंजाब में भी देखा, पंजाब के गवर्नर जिनको आज सुबह निकाला गया, उन्होंने उनके बारे में क्या बातें की। उन्होंने कहा, उनको भी कहा गया कि अच्छा, हमजा रोकना चाहती हूँ, बिलावल भुट्टो इस वक्त कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। एक जमाने के स्पोर्ट्समैन रहे तो आज भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं। हमारा अदम एतमाद पेश होने से पहले, हमारा अदम एतमाद पे वोट होने से पहले उसके पास ऑप्शन था कि वो इस्तीफा देता, वो इस्तीफा देने वाला ऑप्शन चला गया। आज एक ही कानूनी आईनी जमहूरी तरीकेकार था कि वोटिंग हो जाता, मगर खान साहब बिलावल साहब रखता है फ्री और फेयर इलेक्शन में, यही नहीं यकीन रखता। बिलावल साहब ये बताइए कि आपने अभी रेजिग्नेशन की बात की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि, और इसकी बात तस्दीक भी की DG ISPR या स्क्रीज राय ने, कि इस्टेब्लिशमेंट 3 ऑप्शन लेके गई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास अपोजिशन की तरफ से। पहला था इस्तीफ़ा, और दूसरा था फ्रेश इलेक्शन, और तीसरा अदरवाइज़ फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना। तो ये मुज़ाकरात किस लेवल पे हो रहे थे? कोई और फिर नहीं हो रहे ये मुज़ाकरात ये इमरान खान का कोशिश रहा है कि वो ऑपोजिशन से NRO ले, वो ऑपोजिशन से एमनेस्टी ले, वो किसी तरीके से बैकडोर रास्ता तलाश करे। खान आप फवाद चौधरी साहब को पकड़े, फखर जमान साहब को पकड़े, उनसे ओथ ले और उनसे पूछे कि क्या इन्होंने खुद मेरा सेनेटर के पास नहीं गए, मेरा MNA के पास नहीं गए, उनको ये ऑफर नहीं दिया कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उनके साथ मिले, PTI का इत्तेहादी बने और हम मिल के अदम एतमाद वापस ले, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके इलेक्शंस के लिए जाए। हमने तब भी एब्सोल्युटली नॉट कहा, हमने तब भी रिजेक्टेड कहा। और जब एक आखिरी कोशिश एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं, ये इमरान खान ने उनके पांव पकड़े हुए होंगे, और ये इमरान खान के पैगाम हमें दिया था, और पूरा मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने टकी चुकी बात इमरान खान साहब ने भेजा था। ये इमरान खान का पैगाम था। एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ उनका बात पहुंचा रहा था कि ये एक वे आउट हो सकता है, मगर जब आईन में ये गुंजाइश नहीं, कानून में कोई गुंजाइश नहीं, तो मुत्तहिदा ऑपोजिशन भी समझता है कि ये जरूरी नहीं है। हम आईन पे यकीन रखते हैं। सिर्फ अफसोस की बात ये है कि वो वजीर आजम साहब जिससे पाकिस्तान के नौजवान ने उम्मीद लगाए थे, जिससे ये सोच था
कि किसी दूसरे तरीके से कोई तब्दीली लेकर आएगा। उसने अपने आखिरी दिनों में भुट्टो भुट्टो कह के आखिरकार दिखा दिया कि वो भुट्टो नहीं, जिया उल हक का वारिस है। जी आदिल सर, इस्टेब्लिशमेंट की आपने बात की, इस्टेब्लिशमेंट मीटिंग किसके साथ हुई थी आपकी? ये पैगाम आपको किसने पहुंचाया था कि इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व करना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं? ये पैगाम इमरान खान साहब ने, जैसे मैंने कहा, अगर इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू पहुंचाया तो उनसे पहले अपने वजीरों के थ्रू भी पहुंचाया। हम ये पैगाम तब भी रिजेक्ट करते हैं और आज भी रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में आइन, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट में कोई तो लेकर आया होगा। वाज ही क्रेडिबल, वाज ही नॉट क्रेडिबल? जिसने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लेके आया, मैंने सुना आपकी चीफ ने बताया था आपको। अगर वजीर आजम पाकिस्तान अपने कहता है कि मेरे लिए कोई रास्ता निकाल के कोई पैगाम पहुंचा दे, तो उनका फर्ज था कि वो पैगाम पहुंचाते। लेकिन जब हमने पैगाम रद्द किया, जब अपोजिशन तैयार नहीं है इमरान खान को NRO दिलवाना, तो ये जो हरकत इमरान खान ने आज किया है, इमरान खान को समझ नहीं आ रहा है कि इसने किस तरीके से ना सिर्फ अपने आप को, डेप्यूटी स्पीकर को, स्पीकर साहब को, मगर सदर पाकिस्तान को भी आर्टिकल 6 में फंसा दिया। अच्छा बिलावल साहब, ये मुस्लिम लीग नून वाले ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में ये कहते हैं कि ये सारा इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हो रहा है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। आपका क्या ख्याल है इस पे? और आप तो उस पे ऑन बोर्ड हैं। आई डोंट नो आपका कौन सा रहनुमा ये कह रहे हैं। मैं इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करता हूँ कि ये मेरा ब्रेन चाइल्ड है, मेरा स्ट्रैटेजी है, मेरा कोशिश रहा है, और आज के नहीं, यूक्रेन से जंग के शुरू होने से नहीं, मैंने पहले दिन से ये स्ट्रैटेजी बनाया और इसी पे अमल करते आ रहा हूँ। मैंने जब PDM का बुनियाद रखा था सितंबर 2020 में, मैंने PDM का एक्शन प्लान में ये लाया, अमल बनाया। जब हमने यूसुफ रज़ी गिलानी साहब को नेशनल असेंबली में जितवाया सेनेट इलेक्शंस में, तो हम नून लीग को साबित कर रहे थे, बाकी PDM के जमातों को साबित कर रहे थे कि हम इमरान खान को अदम एतमाद से हरवा सकते हैं। उस वक्त अपोजिशन शायद मेरा बात नहीं माना, मगर January of this year when my CEC decided that we would be doing our own long march, and our long march's demand would be that we bring a no confidence against Imran Khan, तो पूरा opposition एक पेज पे आए। आपको याद होगा early February में I visited with my father Shehbaz Sharif in his house in Lahore। क्या हमें early February में पता था कि यूक्रेन में जंग होने वाला था? क्या हमें early February में पता था कि ये फौरज साजिश बन रहा है? जब इमरान खान February 23 को रशिया का दौरा करता है, हमें ये कैसे सारे इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद था। ये जो एक्सक्यूज इमरान खान कहता है कि हमारे पास OIC था, तो OIC से पहले हमने ये बात नहीं छेड़ना था। के बाद पहला बयान उन्होंने दिया और एक बार फिर से उन्होंने उस साजिश का जिक्र किया जिस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। इमरान ने कथित साजिश में शामिल अमेरिकी राजनयिक का नाम लिया। थोड़ी देर पहले हमने आपको बयान भी आप सुनवाया आपको, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड लू पाक सरकार गिराने की साजिश में शामिल है। हालांकि नाम पहली बार लिया गया, इससे पहले वो कई बार विदेशी ताकतों का जिक्र करते रहे। वो कहते रहे कि विदेशी ताकतें ही इन सब साजिशों के पीछे हैं जो उनकी सरकार को गिराना चाहती है। लेकिन अब उन्होंने उस नाम का भी जिक्र किया जिसमें वो आरोप लगाते हुए एक बार फिर से सामने आए कि कथित साजिश में शामिल अमेरिकी राजनयिक का नाम एक बार फिर डोनाल्ड लू। प्रणय। बिल्कुल, और डोनाल्ड लू जो है वो जो अमेरिकी विदेश विभाग है उसमें साउथ सेंट्रल एशिया डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, और उन्हीं का नाम लिया गया है। न केवल उनका नाम लिया गया, बल्कि आज पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर जो फवाद चौधरी हैं पाकिस्तान के कानून मंत्री, उन्होंने सीधे सीधे इस पूरे मामले के लिए कि डोनाल्ड लू ने जो कहा उसमें सीधे सीधे उसके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कहा। हमारे साथ SD मुनी साहब हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस तरीके से पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के मंत्री का कहना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना, एक अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी का नाम लेना, राष्ट्रपति का नाम लेना, क्या सीधे सीधे इस तरीके से अमेरिका से पंगा ले रहे हैं इमरान खान? इमरान खान अमेरिका से पंगा ले ही रहे हैं। इमरान खान अमेरिका को अपनी शील्ड बना रहे हैं पावर में एग्जिस्ट करने के लिए। और उसका देखिए सबसे बड़ा कारण ये है जो हम पहले बात कर रहे थे कि उसको आप चीन और अमेरिका की कंपटीशन और राइवलरी से जोड़िए, क्योंकि जो मसला सारा शुरू हुआ है वो हुआ है इमरान खान के रूस जाने के लिए। और रूस जाने इस बीच में अमेरिका ने पिछले इतने महीनों से इमरान खान से बात नहीं की है।
जो अफगानिस्तान में हुआ उससे वो नाराज़ थे। और चीन के कहने से, ऐसा मानते हैं अमेरिकन कि चीन के कहने से वो पुतिन साहब से मिलने गए, इस वक्त में मिलने गए जबकि यूक्रेन पे हमला हो गया था। तो उनकी नाराज़गी है उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका इमरान खान की सरकार से नाराज़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो जनरल बाजवा का स्टेटमेंट आया जिसमें भी साफ है, जिसमें फ़ौज ये कहती है कि हम संतुलित संबंधों को बना के रखना चाहते हैं, इसका मतलब जो इमरान कह रहे हैं उससे थोड़ी अलग बात साफ साफ वो कह रहे हैं कि जो चीन और अमेरिका का प्रतिस्पर्धा है उसमें हम बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं, फौज ये कह रही है। इमरान कह रहे हैं कि उसी की वजह से हमारे ऊपर ये प्रेशर लगाया जा रहा है कि हम सरकार में ना रहें। बिल्कुल, क्योंकि बाजवा ने साफ कह दिया था, जिस पर साजिश का आरोप लगा रहे थे, बाजवा सामने आकर कह रहे थे कि हमारे तो अच्छे संबंध हैं। इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि आखिर इमरान किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।